तो पहली बार हम लोग दुबई गए थे, मतलब मैं सेकंड टाइम गया था, फ्रेंड्स के साथ पहली बार गया तो था। पहली बार गए थे, था मजेदार, आया मजा था काफी। मैंने जो है पहली बार दुबई का ऐसा साइड देखा जो मुझे पता ही नहीं था कि दुबई ऐसा भी है। तो चर्चा करते हैं चालू। भाई दुबई के टिकट्स हमने कितना टाइम पहले करवा लिए थे? दुबई की टिकट्स हमने ज़्यादा टाइम पहले नहीं करवाई थी, एक हफ्ता पहले ही करवाई थी। और मेरे ख्याल से कितने की टिकट आई थी? 40 की पड़ी थी अप डाउन। नहीं, पर पर्सन नहीं, 40 की थोड़ी थी। 22,000 पर पर्सन पड़ी थी। 22 या 25,000 पर पर्सन अप डाउन पड़ी थी। वो भी इसलिए क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट कराई थी और हमारी एयरलाइंस थी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही घटिया एयरलाइंस थी। इतनी घटिया एयरलाइंस थी कि जो उसका खाना था ना, तो वो देते डब्बे में, तो उसमें सैंडविच था छोटा सा, जो ब्रेड, वाइट ब्रेड होती है, उसके अंदर एक मक्खन की मक्खन, स्लाइस बस थी। मक्खन हाफ। की एक स्लाइस, हाफ स्लाइस, और वो दे रहे, और उसमें सॉस की एक वो कि भाई ये लाए खा लो। तो पीयूष वो कह इतना रहा- गंदा इतना गंदा। अक्सर क्या होता है, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो इकोनॉमी में, तो जो बाकी एयरलाइंस है वो मान के चलो कि वॉल्वो बस उड़ रही है, लेकिन ये एयर इंडिया एक्सप्रेस समझो कि ये डीटीसी उड़ रही है अपनी दिल्ली वाली। डीटीसी उड़ रही है भाई। और स्टाफ में एयर हॉस्टेस जो नॉर्मली फीमेल होते हैं वहां थे अंकल, कोई अंकल वो थे। तो पीयूष कह रहा है साला ऐसा खाना दिया है कि स्टाफ को खड़ा करो लाइन में और उनके मुंह पे मारो ये डब्बे। मतलब लिटरली जो हम बर्थडे पार्टी करते थे ना बचपन में, वो जो प्लेट बनाते थे हम पेस्ट्री, और वो भी उससे अच्छी होती थी। अक्सर क्या होता है, एयर हॉस्टेस होती है बड़ी सुंदर सुंदर होती है। यहाँ इन अंकलों से पानी मांगने का मन भी नहीं कर रहा था। प्यास लग रही थी, हम नहीं पियेंगे पानी यार, नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। तो दुबई एयरपोर्ट पे जब हम उतरे, वहाँ पे वीजा का सीन है, वीजा ऑन अराइवल था। वीजा नहीं, वीजा ऑन अराइवल नहीं है ब्रो। वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल तब है जब आपके पास यूएस वीजा हो, अदरवाइज दो तरीके से आप वीजा लगवा सकते हो। एक तो एक्सप्रेस होता है और उसमें आ जाता है 3 दिन में, एक होता है जिसमें आता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और हमारा बिल्कुल जाने से, मतलब टिकट से 1 दिन पहले हमारा वीज़ा आया था, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज या वीकेंड पड़ रहा था। वैसे उसकी फीस हमारी शायद से 11,000 लगी थी, 11,000 वीज़ा की। नहीं नहीं, हाँ, 7.5 नहीं भाई, या तो वो कंपनी का कमीशन मिला के था। टोटल हमारा 11,000 पर हेड आया था वीज़ा का। हाँ, तीनों गए थे 33-34 अराउंड। हाँ, बल्कि 35 टच किया था हमने, टोटल किया था। तो वीज़ा 2 तरीकों से आप लगवा सकते हो। दुबई का वीज़ा वैसे बड़ी इजीली लग जाता है। लेकिन तेरा सेंस यूएस का लगा हुआ है, फिर भी तेरा नहीं लगा था ना? नहीं, मेरा, हमने वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लगवाया था ना, हम वीज़ा तीनों के साथ आए थे, वीज़ा तीनों के सेम प्रोसेस इसका, क्योंकि यूएस का लगा हुआ है, तो ये अराइवल पे ले सकता हूँ, पर क्योंकि फिर अलग लाइन और वो ले लगती, तो हमने एक साथ ही लगवा लिया था तीनों का। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर हम जब वहाँ उतरे तो वहाँ पे हमने ली टैक्सी। अच्छा, दुबई का जो हुआ बना हुआ है, जैसे और जब टैक्सी ली, मेरे को ना पता नहीं था कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, क्योंकि राइट हैंड होते यूजुअली। तो मतलब पैसेंजर सीट पे जाके बैठते हो ना, तो मैं सोचा मैं आगे बैठूंगा ड्राइवर के साथ। तो मैं आया, मुड़ा, और जहाँ मैंने गेट खोला तो वो ड्राइवर का हैंडल वहाँ, और वो हंसे देख के जो ड्राइवर है, कह रहे आप चलाओगे? हाँ। मैंने कहा नो नो, यू ड्राइव। तो हमने जो हमारा पहला टैक्सी ड्राइवर था वो भाई थे, ब्लैक थे, वो कोई अफ्रीकन कंट्री से थे। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर और हमारे होटल तक सारी चीजें बता दी, कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी जगहें हैं, कहाँ पार्टी करने की पार्टी जगह, करने की खाने अक्सर की जगह। क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग सिर्फ पार्टी करेंगे। अगर तुम लोग दुबई जा रही हो फैमिली के साथ, तो तुम लोग जाओगे फरारी वर्ल्ड, हाँ, या फिर दुबई, सबसे पहले तुम जाओगे दुबई मॉल। नाइट लाइफ और नाइट सफारी, जो डेजर्ट सफारी होती है वो है वहाँ। मोटिव भी तो हमारा दरअसल कुछ अलग होता है। जब हम ट्रिप पे चले जाते हैं, हमारा मोटिव हो जाता है कि पार्टी करें। हाँ, हमें मतलब बेसिकली शौक है नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने का, जगह जगह की पार्टीज और तो वो हम सब। ऐसी जगह तो गए ही नहीं कि फरारी वर्ल्ड देख लिया या कुछ। हाँ, वो भाई फैमिली जगह है, ऐसे देखा जाए तो यार। तो जब हम कैब में ही थे ना, जब हम कैब में थे, तो इससे पहले जो हमारी इंटरनेशनल ट्रिप थी वो लंदन की थी शायद। तो लंदन में हमने सिर्फ पार्टी करी, वहाँ के लोकल लोगों से मिले, इंटरेक्शन करा, बहुत ज़्यादा घूमे। तो हमारी दुबई से एक्सपेक्टेशन भी सेम थी, पर कैब वाले भैया ने हमारी आधे ट्रिप में ही 15 मिनट में सारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। मतलब ये था कि चल वो बोल तो रहा है, लेकिन बिलीव सा नहीं हो रहा, एक बार खुद देखेंगे। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने बताया हमें ये कि हमने उनसे पूछा कि पार्टी कहाँ है, क्लबिंग कहाँ है, तो कि सबसे ज्यादा हमने पूछा सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, हम उस प्लेस पे आके पार्टी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, लोगों से मिलेंगे। बट जो भाई ने बातें बोली कि यहाँ पे तो टूरिस्ट है ही नहीं। इनफैक्ट जो दुबई में जो क्राउड है 90% मतलब दुबई के लोकल लोग भी वहाँ पे नहीं है मेनली।
और वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो टूरिस्ट नहीं है बेसिकली, जो जिनकी तुम बात कर रहे हो, लाइक 80% 70% ऑफ द गर्ल्स देयर आर प्रोस्टिट्यूट। हाँ, पेड है, पेड गर्ल्स वहां पे पूरा ही पेड का सीन। वहाँ पे मतलब हमें यकीन नहीं हुआ पहले तो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह मतलब 80-90% क्राउड ही पेड सेक्स वर्कर्स का है। ये पता नहीं थी हमें जब हम गए थे उससे पहले, और मतलब ये पता चल गया था कि बैंकॉक का अपर वर्जन है दुबई। हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग रह रहे थे वहाँ पुलमैन में, और पुलमैन का स्टाफ भी अच्छा था, उन्होंने बढ़िया हेल्प करी हमारी। उन्होंने अच्छा था पुलमैन भी तो लिया था एक बंदे ने, स्टाफ वाले ने। तो पुलमैन जो था वो लंबा होटल है, मतलब कि स्काई स्क्रीमर्स कहते हैं उन बिल्डिंग्स को जिसमें मान के चलो आप 35 40 50 फ्लोर्स होते हैं, ऐसा था। और एक होता है रिजॉर्ट टाइप की, आपका लंबा सरफेस लंबे एरिया में बना हुआ है। तो पुलमैन थोड़ा सा ऐसा लंबा होटल था वो 5 स्टार, बट वो जस्ट अनदर एक नया एक्सपीरियंस नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो जस्ट अनदर होटल है जो यहाँ पे भी होते हैं। रूम्स नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल था। तो हम पहुंचे, व्यू थोड़ा ठीक था हमारा बैक वाला जो सी व्यू। हाँ, दुबई मरीना में है वो एरिया, वहाँ से सब कुछ काफ़ी पास है। तो फिर होटल हमारा नॉर्मल था। उसके बाद फर्स्ट नाइट हमने एक एरिया है वहाँ पे मरीना बे, स्मोकी बीच करके, वो तो क्लब का नाम है ना, स्मोकी बीच। स्मोकी बीच कोई बीच का नाम नहीं है, जो ब्ला है वो हम आ गए थे ना। वो दुबई मरीना बे एरिया है, JBR एरिया है, आई थिंक, पता नहीं गलत भी हो सकते हैं, पर ब्ला करके एक क्लब है, वहां पर हम फर्स्ट नाइट पे गए थे ना। और भाई ब्ला हम घुसे, वहाँ पे ना लाइन लगी हुई एंट्री के लिए। हाँ, सोच रहे भाई हम सोच रहे यहाँ तो कैसे घुसेंगे। और वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे थे एज अ बॉडीगार्ड बाउंसर, तो उन्होंने हमें दूर से पहचान लिया। वो लग तो बढ़िया इंडियन रहा था, लेकिन उसकी एक्सेंट बाहर की थी। तो हमें लगा यार ये लोग पता नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। जैसे हम पास पहुंचे तो उन्होंने बोला आई हैव सीन यू गाइस समवेयर। तो जो हमारे साथ के लड़के थे, हमारे भाई लोग, निपुण वगैरह, हमारे मैनेजर, वो कह रहे हाँ YouTube और गेट्स इन मैन गेट्स इन। उन्होंने वाले बैरिकेड और 3 लौंडे 4 लौंडे अंदर हुए। हाँ, और लाइन पीछे ही खड़ी हुई है, तो वो तगड़ी एंट्री हुई है। गोरे देख रहे हैं कौन 3 ब्राउन है, 3-4 जो साले घुस गए। और मतलब उसमें ना क्लब वो इतना मैसिव था, उसके ऊपर एक अलग सीटिंग एरिया था, राइट में जाके एक अलग बार था, और नीचे एक अलग पार्टी की जगह थी जहां पर प्राइवेट इवेंट चल रहा था। तो हम थोड़ी देर ऊपर बैठे, लेकिन हमने वहां जाकर ना थोड़ी बदतमीजी करती दिखा दिया इंडिया से। वहां पे एक ब्लैक ने बोला कि ऊपर मत जाना, वहां पे कुछ और अंदर मत जाना, ऊपर चले जाओ। हम सीधा ठीक है नहीं जाएंगे, वहीं गए। तो कहते हैं कि आफ्टर 10, तो हम थोड़ी देर ऊपर बैठे। भाई वहाँ का नज़ारा, मैं यहाँ पे थोड़ी स्टोरीज वोरीज डाल देंगे, वहाँ पे नज़ारा आ रहा, बिल्कुल दुबई आई थी सामने जो घूम रही थी, और सी थी वहाँ पे। पर मौसम इतना अच्छा नहीं था क्योंकि गर्मी थी, बट बहुत ही प्यारा नज़ारा था। मतलब वहाँ बैठे ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़िया जगह है, अच्छा एंजॉय हो रहा था, व्यू भी बहुत बढ़िया। दुबई जाओ ना तो वहाँ पे जरूर जाना, बढ़िया जगह। क्राउड तो अच्छा था ही था, मतलब वो पेड कह लो कुछ भी कह लो, पर वैसे तो अच्छा था। नहीं, ऊपर तो टूरिस्ट थे ना, वहाँ पर लोग थे, टेबल्स थे, फैमिलीज थे, कपल्स थे, इंडियंस काफ़ी सारे थे। तो वो बढ़िया एरिया था। वहाँ पे हमने कुछ कॉकटेल्स ट्राई करी, नई तरीके। कॉकटेल वहाँ पे बहुत अच्छी थी, मतलब नई और अलग फ्लेवर वाली ना, जो इंडिया में मिलती है वैसी नहीं मिलती। हुक्का भी सही था, कुछ अलग ही फ्लेवर और बढ़िया मिल रही थी। भाई हुक्का तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। हुक्का तो वहाँ कहीं भी पी लो बढ़िया ही है। हुक्का बहुत अच्छा था वहाँ पे। और पहली रात हमने फिर थोड़ा मतलब खाया पिया नहीं वहाँ पे, उस टाइम मतलब हमने 1-2 कॉकटेल पी थी, क्योंकि हमें नीचे पार्टी में जाना था, हमें था वहाँ पे पियेंगे। पर फिर हम लोग गए नीचे, जब प्राइवेट इवेंट ख़त्म हुआ भाई, नीचे हमें लगा एक गुफा सी थी वहाँ पे, हमें लगा छोटी सी स्पेस होगी, अंदर थी मैसिव स्पेस, मैसिव, और वहाँ चल रहा लाइव कॉन्सर्ट। और वो इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था कि पहली बार हमने लाइव कॉन्सर्ट जैसे रॉक बैंड एक्सपीरियंस करा, और लोग नाच रहे, झूम रहे, पता नहीं कहाँ का वो बैंड था, क्रेजी कर दिया। लाइव कॉन्सर्ट में आया था मजा, लेकिन फिर जब उसके बाद डीजे बजा था ना, म्यूजिक नेक्स्ट लेवल। तो भाई दुबई की जो नाइट पार्टीज है ना बहुत क्रेजी है, बहुत जबरदस्त है। और ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा ऐसा नहीं है मतलब पर आपको वहाँ पे एंट्री फीस उन्होंने ली थी हमसे 500 दिरहम या कुछ लिया था,
पर हमने ना कलेक्टिवली 4-5 लोग थे तो हमने टेबल ले ली थी, उतने का उन्होंने कवर भी दिया था। तो हमने अपना जो भी ऑर्डर करना था, बॉटल वगैरह ऑर्डर कर दी थी वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा लोग थे हम लोग तो। और भाई वहाँ पे क्राउड कितना भर गया था यार, भाई बेहिसाब पार्टी चल रही है भाई। लेकिन ना एक चीज़ है, फिर वहाँ पर क्या है कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स में है, तो जो वहाँ पे पेड वर्कर्स भी होती है ना, जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह रहती है, सेम वही सीन है थाईलैंड वाला। हाँ, मतलब वो लोग भी ना टेबल पे रहते हैं, आपको स्माइल देंगे दूर से। और क्या कई लोग ऐसा भी करते हैं, वहाँ पर ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उन्हें एज अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करो, मतलब वो आप उन्हें पे करो, वो आपके साथ साथ रहेंगी, साथ साथ पूरा दिन रहेंगे, पूरा दिन, पूरे हफ्ते, जितना भी रहना है आपको रहो। तो भाई देखने में तो नोरा फतेही फेल कर देती हैं वो, मतलब नोरा फतेही नहीं, किसी के बारे में भी सोच लो, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आप सोच लो, मतलब लगा लो हर कंट्री की टॉप की लड़की आ रखी होती टॉप है, नॉच। मतलब आप 10 में से 10 ही दोगे। और मतलब वो फिर आप अगर उनसे बात करो तो मतलब कितना रेट बोलते हो, 1000 से शुरू, 1000 दिरहम, 1000 नहीं, दो कैब ड्राइवर वाले भाई थे ना, उन्होंने काफ़ी बता दिया था कि वो क्लब में महंगा चार्ज करेंगी। आप अगर उनसे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे तो वो आपको कम भी ऑफ़र कर सकती हैं, अगर बाहर मिल जाएं तो और कम ऑफ़र करेंगी। ऐसा ऐसा उसने हमें आइडिया दे दिया था कि मत फंसना इनके चक्कर में। अच्छा हुआ क्या, हमारे साथ कुछ दो तीन शेर लौंडे थे, उनमें से एक बहुत ऊपर का शेर था। वो बता रहा कि तुम जाओगे ना, उनसे बातें करोगे, तुम अगर उनको ट्रीट कर रहे हो एज ए नॉर्मल टूरिस्ट, जैसे तुम वहाँ पे गए हो और तुम उनसे बात कर रहे हो, तो तीसरी चौथी लाइन में वो अपना रेट बता देंगी। हाँ, मतलब आप उनसे बात करो, जैसे मतलब हमारे साथ ना दुबई के कुछ लोकल भाई भी थे हमारे, जो वहाँ रह रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे आप बात करो, हाय हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम, यहाँ तक आया, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, 1500 दिरहम, 1500 दिरहम, 2000 दिरहम, मतलब इंडिया में, इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करो 2.5 रुपए के हिसाब से भी तो 2000 ढाई नहीं 22, 2000 तो 20 अभी शायद 2.49 चल रहा है, 2.49, हाँ दिरहम, तो 2000 का 22 रुपए, सॉरी माय बैड 22 है, 2.49 तो भाट है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, 20-22 रुपए का दिरहम है एक। अगर 1000 की है तो बेसिकली वो 20,000 बन जाता है, तो 2000 दिरहम है तो वो 40 बन जाता है। तो वैसे वाला सीन था। और वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर करा, ब्ला में नीचे वाले एरिया में फुल नाइट पार्टी करी, मजा फुल अच्छा ऑन ऐसा आया। नहीं है कि तुमको सारी वहाँ पे मतलब 80% प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तो 10% 20% रैंडम टूरिस्ट भी है हमारी टूरिस्ट भी तरह। हैं। तो हमको मिले थे पाकिस्तान के लोग मिले हमें, और जिन्होंने कैनेडियन लोग भी कैनेडियन भी थे, और इनफैक्ट जर्मनी वर्मनी, पूरे दुनिया से दुबई तो लोग घूमने आते ही हैं दुबई में, क्योंकि लग्जरी है और इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि कैब ड्राइवर्स जो है ना, जैसे आपको कहीं भी जाना है तो इंडियंस, पाकिस्तानी, हिंदी में बात कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलोगे चल जाएगा दुबई में, ऐसा कोई इंग्लिश का वो। और दुबई की क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है, तो जो मॉल के अंदर या बार के अंदर जो भी स्टाफ रहता है वो भी बाहर से आए हुए लोग होते हैं, दुबई का लोकल क्राउड तो बिल्कुल है ही नहीं। भाई ये ब्लावला में पार्टी करी, और एक और पार्टी बताने लायक है, हमने करी थी पाम जुमेरा, 5 पाम पेंट हाउस क्लब भाई 5 पाम होटल बहुत तगड़ा है, अगर आपके पास बजट हो ना तो वहां जाके रुको। और 5 पाम की वहाँ खासियत हमको उधर ये क्या पता था लगी, पर नाइट हमने देखा था भाई 20 से 24 हजार के बीच था एक रात का, मतलब 1000 से 2000 दिरहम हाँ एक कमरा। मतलब अगर आप मेक माई ट्रिप यात्रा पे चेक करोगे तब तो INR में ही प्राइस बताता है वो, तो आप उनके थ्रू भी बुक कर सकते हो वैसे। बट भाई जो होटल था ना वो, मतलब होटल में ना 3-4 क्लब्स हैं वहाँ पर, तो हम एक पेंट हाउस करके क्लब में गए थे, जहाँ पर एंट्री फीस ऑफ कोर्स अगेन थी वहाँ पर, बट वो कवर थी। अच्छा एंट्री फीस का ना इतना लोड मत लेना, अगर आप लोग जा रहे हो ना तो वो बहुत नॉर्मल रहेगी। हाँ, मतलब इतना नहीं है, मजा आपको पूरा आएगा कि कभी आप सोचो कि यार पैसे ज्यादा लग हाँ, रहे हैं, पैसा मजा भी वसूल नहीं एंट्री है भाई, और तुम जाओगे तुम्हें वो सब कवर ही और मिल एक चीज जाएगा। वो भी तो है होटल के, अगर आप जैसी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे ना एक तरीके से लड़कियों का मेला काइंड ऑफ भी लगा हुआ होता है, वो तो रात को होता है 5 पाम पे। मतलब हमने ये भी सुना है कि जो 5 पाम है ना उसके बाहर गर्ल्स आर स्टैंडिंग, मतलब वो बेस्ट क्राउड होता है। अगर आपको पेड सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो, नेगोशिएट करो और आप उन्हें ले जा सकते हो। होटल में उनकी आईडी चाहिए होती है तो सबसे पहले ही पूछ लो कि लेकिन उनकी ऐसा भी ID रहता है कि 5 नहीं। पाम में उनको होटल रूम मिले होते हैं, हाँ। जो पेड वर्कर्स होते हैं उन्हें वहाँ पे रूम मिले होते हैं, उनको 5 पाम ही इनफैक्ट चार्जेस देता है आगे से, और बोलता है कि जाओ कस्टमर्स लेकर आओ और तुम्हें अपने रूम में लाओ। तो मतलब वहाँ पे इतना खुला सीन है,
वहाँ पे इतना कोई सोचता है नहीं जो ज्यादा। जितने भी हमारे शौकीन भाई दुबई जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो जरूर 5 पाम जरूर जाओ रात को, और बहुत तगड़ा सीन होने और वाला है। 5 पाम का ना, मतलब मैं पूरे दुबई का ही ऑल ओवर बताऊं तो क्लब का जो म्यूजिक है ना, मतलब बहुत ही तकड़ा। अगर आप म्यूजिक के फैन हो, हिप हॉप, ईडीएम, मतलब नेक्स्ट लेवल शिट है यार वहां पर वहाँ पे म्यूजिक हमने याद वाइज। है एक हुक्का मंगाया हुक्का, था, तो हाँ, वो इंस्टाग्रामेबल, Instagrammable मतलब मेन्यू पे लिखा था इंस्टाग्रामेबल। एक होता है नॉर्मल हुक्का, एक था इंस्टाग्रामेबल हुक्का। हमने देखा ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, इसको मंगाते हैं। सही है। तो जब वो आया तो भाई वो उसकी मछली की शेप, और मेरे को एंट्री फीस अभी याद आ गई कि 500 दिरहम पर पर्सन था, तो मतलब 10,000 रुपए। तो नॉर्मल एंट्री फीस नहीं है वो। पर नॉर्मल इस वे में है कि आपको मजा तो पूरा है। मजा तो पूरा आएगा भाई। अगर आप दुबई जा रहे हो, दुबई ऐसी जगह है जहाँ जितना पैसा ले कम जाओ है ना, भाई, कम आपको है। कम लगे। तुम गरीब हो, हाँ, ये तुम मान वहाँ के 3 चलो। लाख ले जाओ, तुम फिर भी गरीब हो एक बंदा। भाई वैसे 10,000 रुपए जो पर बंदे की एंट्री है, तो उसमें कवर था ना हमारे पास। हाँ, कवर था। तो हमारा 5 जनों का टेबल का बन गया 50,000, और वो 50,000 तो भाई इतने तो आ एक गई बॉटल है। विस्की इतना और तो एक आता ही। हुक्का में निपट गया था। अच्छा ये है, जैसे दिल्ली में लोग पार्टी करते हैं, यहाँ पे शैंपेन बॉटल मंगाते हैं, तो साथ में ना रशियंस या कुछ लड़कियां आती हैं, वो लेकर अपना हाँ, बढ़िया। fireworks। तो ये चीज दुबई में बहुत तगड़ी हुई। 5 और पाम वहाँ पे जो इंडिया में कल्चर आया वहीं से ही आया वहीं है से ही कि जब आया। हम गए थे दुबई तो हर कोई वेप पी रहा था। तो वेप के बहुत शौकीन है वहाँ पे लोग, साले हमने और जब- वेप मिलते भी बहुत सस्ते। मतलब हमने पहली बार वहीं एक्सप्लोर करा था वेप, और फिर हम वहां से आके हमने भी खरीदे, गले खराब करे हमें भी अपने। 2 महीने का शौक चढ़ा था। घर वालों को भी दिखाया, कह रहे फेंक दे, इसे क्या है ये। भाई बहुत गला खराब होता है वेप तो। भाई मैं तो मम्मी के सामने पूरा घर में। वेप बहुत गंदी चीज है। हाँ वैसे ये तो है। फिर भाई दुबई में हाँ 2 रात हमने ये पार्टी करी। एक हमने एक्सप्लोर किया टॉप गोल्फ। हाँ, टॉप गोल्फ, जहाँ आप देखा ही होगा भाई हर वो कोई तो golf बहुत हर खेलता कोई बढ़िया है। दुबई जाता है, उसकी रील बनती है। तो भाई वो भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था, सबसे मजेदार था। और Sports बहुत का- फन है वो चीज, पता है रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, बस बॉल आया खचा खच मारते रहो। हाँ, स्टार्टिंग में सेट होने में टाइम लगेगा, शॉट लेकिन लग जब गया एक- नहीं, पूरे टाइम ही लगेगा आपको, लेकिन एक आध 2 शॉट होंगे जो रील निकल जाएगी। रील निकल जाएगी, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और जो चीज़ें हम बेसिकली क्या करते थे, रात को 12 से सुबह 5-6 बजे पार्टी करी, 6 बजे आके सोए। दिन में कहीं आप निकल नहीं सकते वरना आपकी स्किन जल जाएगी, इतनी धूप होती है। और हाँ, कुछ बातें हमें जो लोगों से पता चली, जो एक ऐसी भी साइड है जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ दुबई है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी पेड वर्कर्स जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो स्पेशली जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ Indians पर नहीं, बहुत वहाँ जाते पे हैं। वहाँ brown है। इंडियन म्यूजिक, ब्राउन हाँ लड़कियां, ब्राउन, brown है, एशियन basically। ब्राउन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है उस एरिया में पर्टिकुलरली। और वहाँ पे जो शौकीन लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, बड़े एज के बेसिकली अंकल वगैरह जो दुबई जाते हैं वो उस एरिया को डोमिनेट तो भाई करते अगर हैं। तुम्हारे चाचा ताऊ और पापा अकेले जा रहे हैं ना दुबई, तो समझ जाओ कहाँ जाएंगे। वो वाला एरिया है। उसके अलावा फिर हमने एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस करा, हमने लिया विला एयरबीएनबी के थ्रू पाम जुमेरा पे। तो पाम और जुमेरा पहले ना- हम कहीं और ले रहे थे, हमें ये डिसाइड नहीं था कि हम वहीं लेंगे। मतलब प्रोसेस में ही डिसाइड हुआ कि यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि हम सबका मन था कि एक दिन ना कुछ बढ़िया ऐसा लेते हैं, 2 दिन 1 दिन के लिए। तो पाम जुमेरा जो एरिया है वो वहाँ का सबसे वीआईपी विलाज हैं। वहाँ पे पाम जुमेरा मैनमेड आइलैंड है, वो पाम की लीफ की तरह ऐसे बना हुआ है। जो बीच है वो आर्टिफिशियल बीच है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत पे बढ़िया। लेन बनी हुई है, लेन्स में वहीं उसी में, मतलब हमारा अगर J100 या ऐसा कुछ था विला नंबर, L था L। L100 था हमारा विला। और वहाँ पे J या K ब्लॉक में शाहरुख खान का भी विला ऐसा है। कहा जाता है शाहरुख भाई का भी वहाँ पे विला है। वो एरिया इतना वहाँ टाइट पे उनका भी है सिक्योरिटी। टेक्निकल गुरुजी का। हाँ, टेक्निकल गुरुजी भी शायद वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे पीछे मैन मेड बीच है, आर्टिफिशियल बीच है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब आदमियों के द्वारा वहाँ पे सैंड लाया गया है और पानी लाया गया है। और वो प्राइवेट विला वालों ओनर्स के लिए प्राइवेट बीच है। हम वहाँ सोच रहे हैं भाई ये सैंड लाए कैसे होंगे, ये पानी लाए कैसे होंगे, ट्रक भर के कैसे लेके आए हो पानी। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, वहां पे कोई गाड़ी ऐसी नहीं है दुनिया की जो उस लेन में चलते हुए आप, एक घर में 4 गाड़ी दिखेंगी आपको 1 करोड़ से ऊपर की। अल्ट्रा लग्जरी विलाज थे भाई रोल्स रॉयस, मे बैक, वे बैक। हम सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। भाई। दिमाग का खुल गया कि भाई ये लाइफ चाहिए यार। और वो विला जो हमने बुक करा था वो हनी सिंह बुक करते हैं, हमने हनी भाई को पॉडकास्ट में भी बताया था वो।
हनी भाई समझ गए थे खैर कि अच्छा ये सही कह रहे हैं। हनी भाई वहाँ पार्टी करते हैं। और गाइज वो इतना हाई सिक्योरिटी एरिया था कि अगर आपको मतलब बुकिंग कर ली आपने, हर एक जितने लोग वहाँ रहेंगे सबकी आईडी 1 घंटा पहले एंट्रेंस से वहाँ पे वेरीफाई होगी। वहाँ पे लिस्ट अपडेट होती है सिक्योरिटी पे। अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है उसकी आईडी आपको 1 घंटा पहले भेजनी पड़ेगी। उसका नाम लिस्ट में नहीं हुआ, आप कोई भी मंत्री के बेटे हो, आप नहीं घुस सकते। भाई साहब अगर तुम्हारा गेस्ट बाहर खड़ा हो गया गेट पे, उसकी आईडी गेट कीपर तक नहीं पहुंची, उस गेट कीपर तक, तो वो खड़ा रहेगा गेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो यार जाने दो ना, ये सब नहीं करोगे, कुछ नहीं, कोई सीन नहीं चलेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप कैब, मतलब हमारा क्या था बेसिकली, हम कैब बुक करी थी हमने बड़ी। और हाँ, कैब वहाँ पर अगर आपको बुक करनी है, करीम करके उनकी ऐप होती है। जैसे यहाँ कैब का बहुत सही सीन है यार वहाँ पे, जैसे हमारा सामान छूट गया था वहाँ पे। हाँ, इसमें भी बात करें भाई मेरा खो गया पासपोर्ट वहाँ पे, क्योंकि जो मेरा बैग में रखा, और तूने दे रखा था किसी और बंदे को। भाई असल में हुआ कि उन्होंने बनती मेरे से बिना पूछे मेरा बैग उठा लिया कि इसके अंदर कुछ सामान कैरी कर लेंगे, कुछ खाने पीने का ले आएंगे। उसमें था मेरा पासपोर्ट, और वो गलती से चला गया कैब के साथ ही जब हम लोग उतरे। तो भाई मेरा पासपोर्ट खो गया, हमारी हो गई वहाँ हवा टाइट। तो वहाँ बात होगी क्या मसला क्या हो गया, वहाँ ड्रामा बन गया। और मीनवाइल चल रहा था यही कि सिक्योरिटी में एक जने का नाम नहीं आ रखा था, तो वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। तो हमने कहा भाई हमारे भाई हैं, ये अकेले खड़े होंगे, हमसे वहीं खड़े हो जाते हैं। और मैं मीनवाइल कैब वापस बुलाने के लिए अरेंज कर रहा था। तो वहाँ पे हमारे लोकल भाई थे एक निशांत भाई, उन्होंने काफी हेल्प करी। तो और इनफैक्ट कैब वाला भी खुद पे खुद, निशांत ने नहीं, नवीन भाई ने करी थी ना। नवीन, हाँ सॉरी नवीन भाई थे, नवीन। 20-25 मिनट में कैब वापस आ गई कि भाई ये लो आपका बैग रह गया था यहाँ पर। तो मतलब वहाँ इतना स्ट्रिक्ट है कि आपकी कोई अगर चीज छूट गई तो मजाल है कोई चोरी, खुद ही आ जाएगा अपने आप बंदा। मतलब पता है हमने गलती भी कर दी, मतलब ऐसा भी कहते हैं ना कि कैब का ना एक नंबर होता है, कैब ये हमें उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में बताया था कैब में एक नंबर होता है, उस नंबर को ना तुम्हें सुवंसो एप्लीकेशन में डालोगे तो वो ट्रैक हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं था। उसने ये कहा था कि आप फोटो खींच के रख लेना बस, कि आपके पास रिकॉर्ड रहे, कभी भी आपका कोई सामान छूटे तो आप बस ये नंबर बता देना, वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करके बोल सकते हो कि ये नंबर, आपका सामान कहीं गायब नहीं हो सकता। और एक ऐप भी तो था, एक ऐप थी, उसमें उस कैब का नंबर डालोगे ना तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी कि वो भाई कहाँ पे, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा। और ड्राइवर को बोल दो कि यहाँ पे आ जाओ, सामान रह गया, तो वो खुद पे खुद आ जाएंगे। प्लस वहाँ पे क्राइम इतना है नहीं, लोग बहुत डरते हैं, तो कैब ड्राइवर खुद पे खुद ही आ गए थे आधे घंटे। बहुत स्ट्रिक्ट है, ट्रैफिक रूल भी इतने स्ट्रिक्ट है। मतलब हम खुद प्लान कर रहे थे गाड़ी लेने का, पर हमने नीली नहीं, वो तो ट्रैफिक के चक्कर में नहीं ली, हमारा पैसा नहीं था इतना, वो बहुत महंगी थी वो भी, और प्लस ये भी कि चालान कटते तो और पैसा लगता। गाड़ी की सिक्योरिटी लाख रुपए की थी। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था, कैब की बात कहीं और चली गई कि हम कैब से विला में एंट्री कर रहे थे। तो गेट पे ऐसा नहीं है कि आप कैब में ग्रुप में हो तो आपको जाने देंगे। हर एक बंदे का नाम चेक हो रहा था, हर एक बंदे की आईडी कंफर्म हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही वीआईपी एरिया है वहाँ का। और भाई विला में फिर हमने उस दिन हाउस पार्टी करी, हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स आ गए थे। और हाँ, हमने लिया यॉट, एक दिन हमने यॉट लिया दुबई मरीना पे। वो भी लेना, वो बहुत अच्छी चीज है यार, वो सही एक्सपीरियंस मतलब उसमें ना क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ गया था तो हमने स्पीड बोट ली थी, तो वो स्पीड बोट ऐसे उछालते हुए ले गए थे, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और उसी में हमने यॉट लिया, यॉट पे हमने पार्टी करी। यॉट पे आप अपनी ड्रिंक्स ले जा सकते हो, खाना ले जा सकते हो, मार्शल का स्पीकर यॉट में इंस्टॉल्ड है, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, बजाओ, और भाई मज़ा आ जाता। और सर दुबई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुबई रहने वाइज कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत ग्लैमरस लगता है, ऐसा लगता है वहाँ जितना भी ले जाओ पैसा वहाँ आपको गरीबी फील करवाएगा दुबई, तो ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि दुबई की अगर 10 बातें करोगे तो 5-6 अच्छी है तो 4 बुरी भी है, ठीक है। अब रही बात पैसों की और ग्लैमर की, तो देखो दुबई में आपकी बात सही है, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी आप गरीब हो, 1000 करोड़ है तो भी गरीब हो, और अगर आप दिल से खुश हो तो आप 1 लाख रुपए में भी अमीर हो। देखो दुबई में है ना, 2-3 लोगों की फैमिली हमारे टूरिज्म में आती है, मान लो 4 दिन घूमने, तो पूरा दुबई घूम के जाती है 2 लोगों की फैमिली, तो वो भी खुश है कि यार दुबई देख लिया, 4 दिन 5 स्टार होटल में रह लिया 1 लाख रुपए में। और जिसको संतोष नहीं है वो तो यार मर्सिडीज बेंज चला के भी सोचता है लैम्बोर्गिनी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, जो इंडिया में कार्तिक आर्यन और मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है, फिर भी मैं ना अगर देखूंगा ना वहाँ पे सोने की मैक्लारेन चल रही है मेरे बाजू में, रियल गोल्ड की, तो मुझे लगता है यार, अगर मैं ये सोचूंगा, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मारुति में भी उतना ही खुश था जितना लैम्बोर्गिनी में हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। तो मैं पूरी दुनिया को यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 लाख की कार है ना तो नीचे वाले को देखो, कार नहीं है तो बाइक वाले को देखो, और बाइक नहीं है ना पैदल चल रहे हो तो ये देखो कि व्हीलचेयर पे कौन है, तो जिंदगी में खुश रहोगे।
तो दुबई में यही है, दुबई चलता ही इस मेंटालिटी पे है, आप ऊपर देखो और दुखी होते रहो भाई। कोई कोई एंड ही नहीं है। 3,000 का भी जूता है दिरहम में, जो इंडिया के 1 लाख का जूता है, और वहाँ पे मगरमच्छ की स्किन से बना हुआ 1 लाख का भी जूता है। 1 लाख दिरहम 24 लाख रुपए होता है। तो एंड ही नहीं है। घड़ियाँ वहाँ पे आपने देखी, अंबानी की शादी में थी, उसने गिफ्ट में बांट दी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। तो दुबई में तो लोग मतलब ऐसी दुकानें हैं कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ की सिर्फ घड़ियाँ रखी है। 10,000 करोड़ जो खालिद करके है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, उसकी दुकान में एक एक घड़ी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। तो देखो दुबई ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे गरीब भी ऐसे हैं। अगर आप जाओगे देरा एरिया में, ये पॉडकास्ट रूम है ना, इतने में 20-20 लोग रहते हैं, एसी होता है। दुबई में एक खासियत है कि भिखारी के पास भी एसी है और शेख के पास भी एसी है, वो एक कंपलसरी है। तो वो लेबर के पास भी एसी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, इतने में 4 बेड लगे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, 20 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, 12 घंटे उनको धूप में काम करना है। सोचो अभी वहाँ पे 50 डिग्री होगी, तो 50 डिग्री में भी उसको काम करना है। लेबर लाइफ है उसकी, ठीक है। इंडिया में उसको मान लो 10,000 मिल रहे हैं, तो दुबई में उसको 2,000 दिरहम मिलेंगे, 2,500 दिरहम मिलेंगे। खर्चा निकाल के वो महीने का घर पे 30,000 भेज सकता है। 2-3 साल काम करके वो अपने गाँव में जाएगा तो 5-10 लाख बचत होगी, तो वो सेट है अपने गाँव में। छोटे गाँव में तो भाई 10 लाख बड़े आज भी इंडिया में। सर सिंस आप दुबई में इतने सेटल्ड हो, आपका बिजनेस भी, आपने हमने सोशल मीडिया पे ये सुना है कि काफ़ी कंट्री, एशियन कंट्री से काफ़ी गर्ल्स पर्टिकुलरली दुबई शिफ्ट होती हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इस टाइप की कुछ प्राइवेट सर्विसेज के लिए। आपने देखा अभी इतना इस लेवल पे चलता है? इसमें क्या है, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे एशियन की कोई बात नहीं है, या इसमें एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी की बात ही नहीं है। वहाँ पे दुनिया के हर देश की लड़की होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी गलत काम के लिए आती है। वहाँ पे नौकरी करने भी इतने आते हैं, स्पा में काम करने भी आते हैं, वहाँ पे क्लब में काम करने के लिए। आज हमारे भी क्लब है, तो हमारे क्लब में भी लेडी स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, वो बहुत ही क्लीन सिस्टम है। क्लीन सिस्टम क्यों है कि आपके पास जब भी कोई आएगा, पहले तो आपको देखो उसके टिकट, वीज़ा, रहने खाने पीने की पूरी गारंटी आपकी होगी। हमारे देशों की तरह नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ को कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आया है तो जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी में है। मतलब वो विला पे पूरा ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना। कभी भी चेकिंग आएगी कि उनके खाने में क्या दे रहे हो, चावल कैसे दे रहे हो, रोटी कैसे दे रहे हो, कोई अनहाइजीनिक नहीं है। किचन पूरा क्लीन चाहिए, चाहे वो आपकी होटल हो चाहे विला हो, ठीक है। और फाइन मारते हैं कैसा, 50,000 दिरहम, यानी 12 लाख 15 लाख। तो हर कोई ध्यान रखता है, कोई 2,000 बचाने का नहीं सोचता है। दूसरा कि आपको उनकी आर्टिस्ट परमिशन डालनी है, यानी अगर वो आपके स्टेज पे बैठी है कोई भी आर्टिस्ट, तो आपको उसकी परमिशन डालनी है। 1200 दिरहम यानी कि 25,000 रुपये की मंथली परमिशन होती है, बराबर। उसके बाद प्रॉपर हर गाने पे अगर मान लो है, एक ब्यूटिशियन होती है जो उसको कॉस्ट्यूम से रेडी करेंगे। वहाँ पे एक रूल है कि गेस्ट उनको छू नहीं सकता, बीच में 3 फुट का गैप होना चाहिए। और वहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ भी, नेपाली लड़के होते हैं वो भी डांस करते हैं, बराबर। और भगवान महादेव के, भगवान शिव के भी डांस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं। डांस हर तरह का होता है। आइटम नंबर वाला आइटम नंबर देखेगा, वो तो गेस्ट की डिमांड पे होता है। तो हर तरह का है। जैसे आपने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, तो 150 देश की लड़कियां अगर वहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है, वो तो कहाँ नहीं होता है। एक पुराणों में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, तो जो आपने बोला वो है। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आजकल ये बेटिंग बुक्स बहुत ऑनलाइन हो गई हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केट ऐसे हो रही है कि लूडो खेलो, लकी 7 खेलो, हो वहाँ पे क्रिकेट, मतलब पूरी बुक ही ऑनलाइन आ गई, हो वहाँ पे सट्टा ही रहा है। और आपकी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चलता है। तो ऐसा क्यों, ऑनलाइन क्यों लाना पड़ा, और इसमें पैटर्न कैसे चेंज हुआ ट्रेडिशनल वे से? क्योंकि अब यूजर्स बढ़ गए और बड़े बड़े बुक ओनर्स की शादियां हो रही हैं, वो आ रहे, 500 करोड़ के बजट हो रहे हैं, तो इतना मैसिव कैसे हो रहा है ये सब? और ये सब दुबई का नाम आ जाता है पता नहीं कहाँ से। तो ये सब, ये ट्रांजिशन कैसे? ये सारे सवाल का जवाब एक्चुअली 5-7 मिनट के जवाब में आ जाएगा, ठीक है। एक कहावत है हमारे हिंदी में, आपत्ति से ही आविष्कार है। मतलब इंसान की जात पे जब आपत्ति आती है ना, तो वो कोई ना कोई आविष्कार करता है, ठीक है, ठीक है। तो आपत्ति क्या होती है कि जैसे मैं टिप दे रहा था, अब मेरे पीछे बहुत से लोग टिप देना चालू हो गए 2012-13 तक। तो 16 तक तो सब स्मूथ चल रहा था, टॉप 10 टिपर चल रहे थे इंडिया में, कोई ज़्यादा कमा रहा था, कोई कम कमा रहा था। तब तक इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग नहीं थी, ना ही फैंटासी थी, ठीक है, कुछ नहीं था। रमी की ऐप चल रही थी, कुछ रमी सर्कल और रमी वमी, कुछ पोकर के चल रहे होंगे, या लूडो फूडो भी शायद कोविड में ही ज़्यादा चलना चालू हुआ, लोग घर बैठे थे तो लूडो फूडो चालू हो गया, ठीक है। तो बात आती है नोटबंदी की। अब वहाँ तक सब ठीक है, अब हम फीस कैसे ले रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी से फीस लेनी है तो मुझे मान लो बैंक में भेज रहा है या कैश भेज रहा है आंगड़िया में, जो हमारे इंडिया में एक सिटी से दूसरे सिटी गवर्नमेंट ने लीगल करके रखा है, आप किसी को 10-20 हज़ार रिश्तेदार को भेज सकते हो। वैसे मेरी टिप की फीस आ रही थी, तो मेरा घर चल रहा था, मेरा सब चल रहा था। अब 2016 को मोदी जी ने आके बोला कि भाई नोटबंदी की वजह से आज से ये नोट बंद हो गए। तो मेरी एक आदमी की टीम थी तब,
मैं और मेरा एक हेल्पर था, हम दोनों मिलकर ही सारा काम करते थे। रिसर्च मैं करता था, टिप मेरी, लेन देन का काम वो सब, बैंकिंग वैंकिंग छोटा मोटा। तो मैंने उसको बोला कि दुकान अपनी बंद हो गई। 8 बजे उन्होंने बोला, मैंने 8:30 को इसको बता दिया। बोले हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बोला अच्छा एक बात बता, नोट बंद हो गई, सब कुछ बैंक में है, रोज़ के 2000 से ज़्यादा या हफ्ते के 2000 से ज़्यादा तुम निकाल नहीं सकते। तू बंदा बुकी के पास खेलेगा, जीतेगा तो बुकी कैश कहाँ से लाएगा, बंदा हार गया तो बंदा कैश कहाँ से लाएगा। बोले हाँ वो बात तो सही है। जो बात मैं आधे घंटे में समझा, उसको समझने में 2 घंटे लगे, और पूरी दुनिया को और मेरी इंडस्ट्री को समझने में 2 महीने लगे। सब ने ये सोचा कि अरे कुछ नहीं है, पुरानी नोटें में ले लेंगे, पुरानी में दे देंगे। ट्राई भी की सबने, बट एट द एंड वो नोटें डालनी किधर है, बैंक में। वो तो आप वाइट के बिना डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो सबके दिमाग में ये, और अपना तो देखो सीधा सा काम है कि जब आ गए तो पता चला कि टिप से काम करना है। अब इनकम तो चाहिए, क्योंकि हम तो कैसे थे, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, पैसे बचाने में बिलीव करते नहीं थे। तो करें क्या, तो बोला चलो दुबई घूमने चलते हैं। तो दुबई घूमने निकल गए। फिर मैंने वहाँ से उसको बोला दूसरे दिन, बोला देखो भाई अब तो एक ही चीज़ है कि ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, बराबर, ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, नहीं तो टिप ही क्यों लेगा, बीमारी नहीं पड़ेगा तो दवाई क्यों लेगा। तो बोला कि करना क्या चाहिए। तो भाई 2-3 लोगों ने बोला कि भैया देखो हम ये आईडी चलाते हैं। उस टाइम पे छोटी मोटी लोग चलाते थे क्रेडिट पे, क्रेडिट यानी जो मैंने आपको ऑफलाइन बुकिंग बताया, वो क्या करते थे, फ़ोन पे भी लिखते थे, साथ में कोई ग्राहक बोलता था कि हमें आईडी दे दो, तो उसको जुबान पे देते थे एडवांस लिए बिना, कि भाई तेरी गारंटी 1 लाख की है ना, ले 1 लाख की आईडी ले जा, ताकि कोई मैच में मैं नहीं बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो तू खेल सके। और तब इतना कचरा नहीं था, ना कसिनो था अंदर, ना कोई ऐसी गेमें थी, ना कोई ज़्यादा फैंसी आती, बस मैच आती थी 2-4 फैंसी, 6 और 10 और 15 और, इतना ही कचरा आता था अंदर। और गिनी चुनी इंडिया में 1-2 आईडी चलती थी जो बाहर से आती थी, वो भी दुबई की थी, इंडिया की नहीं थी। इंडिया की 1 आध बनी थी, लेकिन वो फालतू थी। तो उस आदमी ने मुझे क्या बोला कि भाई, मेरे मतलब खास दोस्त था, कि देख तेरी ब्रांड है, तेरा नाम है, आंख बंद करके पूरे इंडिया के लोग तेरे पे भरोसा करते हैं कि भाई अमित भाई आपने बोल दिया तो पैसे आ जाएंगे, जैसे आज करते हैं। तो बोले आप खाली एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया मुझे एक तरह से, कि CBTF नाम से हम बुक लॉन्च करते हैं, कि अमित भाई की बुक है, आप बोल दो कि यहाँ खेलो, पैसे की जिम्मेदारी मेरी। बोला भाई मुझे क्या फ़ायदा। तो बोले भाई आपके ग्राहकों में आप हिस्सा रख लो। बोला वो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मेरा ग्राहक हारेगा तो इसका मतलब मेरी टिप फेल हो रही है, और मैं तो जानता हूँ कि मेरी 10 में से 9 पास हो गई। बोला भाई तू हारे के जीते मुझे क्या देगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं डिपॉजिट पे आपको 2%, 3% दे दूंगा। मतलब आपके ग्राहक अगर रोज के 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो मैं 3000 रुपये दे दूंगा। अब मैं वो 3000 के लिए धंधा नहीं करवा रहा था उसको, मेरा पर्पस क्या था कि यार जो मेरी टिप ले रहे हैं 300-400 लोग, या जो वो फॉलो कर रहे हैं, उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें वो बैंक से दे रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, और वो बैंक से ले रहा है, बैंक से दे रहा है, ठीक है। अब वो उसका मैटर है कि उस टाइम पे उसने लीगल गिना, इलीगल गिना, क्या गिना, उसने किस अकाउंट में लिया, वो मेरी मैटर नहीं है। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ करके उसका काम कर दिया, और मेरी जुबान पे 30, 40, 50, 100 लोग खेलना चालू हो गए। तो इस तरह से इंडिया की पहली बुक पैदा हुई, ठीक है। जो पहली गेमिंग कंपनी उस टाइम पे पैदा हुई, वो दुबई में हुई थी। मतलब इंडिया से हम निकले, दुबई में रास्ते में फ्लाइट में 2 दिन में हुई पैदा, और 30, 40, 50 लोगों ने खेलना चालू किया। उसके बाद ड्रीम 11, फैंटासी क्रिकेट, ये सब धीरे 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 आता गया, और मुझे देख के 6-8 महीनों में दूसरे 2-3 लोगों ने ऑनलाइन बुक खोल दी। तो आज वो इंडस्ट्री कहाँ है वो तो खैर आपको बट ये सब दुबई में क्यों हो रहा है? और ये दुबई में होने का रीज़न वैसे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई तकलीफ थी इसलिए सब गए, बट मैं गया उस टाइम पे 1-2 दूसरे थे, फिर धीरे 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 करके इवन पहले 3 साल इंडिया में तो लीगल भी नहीं है ना, शायद आप लीगली ये काम कर नहीं सकते ना इंडिया में। लीगल है कि इलीगल, वो अभी ऐसे देखो तो लीगल हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपकी अगर जो प्रोबेबिलिटी वाली है उसमें आगे लूडो है, अंदर अगर रन पे खेल रहे हो, टीम पे खेल रहे हो, कल की मैच में इंडिया न्यूजीलैंड का रेट चल रहा था, आप उसमें पैसे लगा रहे हो, तो वो क्या है, उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है सर? बट वो फिर प्रमोट तो लूडो, ये तो देसी दारू और विदेशी दारू दोनों शब्द बदल गए, बस शब्द बदल गए। ये देसी दारू है, विदेशी दारू है सर। अच्छा, बातों बातों में एक चीज रह गई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे देश की ऑडियंस के लिए। हम नहीं, वो चीज़ आपकी एक रह गई, 1 सेकंड, दुबई वाली एक चीज़ हमारे देश के सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके प्लीज़, अगर आपके पास पैसे कम है या मीडियम है, वैसे भी दुबई में आपका कोई काम नहीं है, अगर आपके पास इतने कम पैसे हैं तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन जॉब में आप एक चीज़ समझो कि दिखता है उतना ईजी नहीं है। आपको मॉल दिख रहे हैं, रंगीली रातें दिख रही है, AC दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बाहर धूप कितनी है, वहाँ का पानी कैसा है, या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, वहाँ का मेडिकल कितना महंगा है। आपको एक बार अगर बुखार भी आ गया तो 1 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी, और आपको बुखार वहाँ पे हर 3 महीने में आएगा ही, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है।
लाइक आर्टिफिशियल रेन होगी तब आप बीमार पड़ोगे, हर 2-3 महीने में बीमार पड़ना लाजमी है, आपके बाल झड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वहाँ पे। और ज़्यादा पैसे भी है तो आप एक समझो कि इंडिया में इनकम टैक्स है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है। वो बात सच्ची है। आपको हाईलाइट क्या किया जाता है, आपको इंस्टाग्राम में सब अच्छा दिखेगा कि वहाँ पे टैक्स कम है, ये है वो है, लेकिन आपको वहाँ पे गाड़ी कहीं भी खड़ी करनी है तो आपको टैक्स देना है, ये किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, बरोबर। अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ चलाते हो तो आपको भी म्यूनसिपल टैक्स, हम भी भरते हैं वहाँ पे। मैं साल का करोड़ों रुपया भरता हूँ अपने क्लबों में, म्यूनसिपल टैक्स भरता हूँ, वैट भरता हूँ। तो टैक्स यूँ नहीं तो यूँ, भले इंडिया जितना नहीं है लेकिन फिर भी आपको भरना तो पड़ता है ना। आपको वहाँ पे 10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी लेनी है, आपने जाया 10 करोड़ कैश दिया, आपके नाम पे घर हो गया, कोई नहीं पूछेगा 10 करोड़ कहाँ से लाए। तो एक तरह से वो एक जिसके पास ब्लैक मनी है उसको वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं और अच्छी बात है, उनके देश के लिए अच्छी है। बट कब रूल चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वो तो देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शेर पे सवारी कर रहे हो, जिस दिन उतरोगे शेर खा जाएगा। इसमें सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुबई में सेटल ना हो, एक इंडियन बंदा जाकर सेटल हो? नहीं, सेटल हो, मैं तो बोलता हूँ हर देश में हो, बट अगर आप बेटर लाइफ ही चाहते हो कि अगर आप इंडिया के पॉल्यूशन से तंग हो, वहाँ की टूटी हुई सड़कों से तंग हो और आप समझ चुके हो कि अब कुछ होना नहीं है ज़्यादा टैक्स भरने के बाद भी, तो आप यूरोप में शिफ्ट हो जाओ, कुछ ठंडे देशों में चले जाओ। बढ़िया जगह मुझे जो लगती है, जो देसी वाइब भी देती है, अच्छा सब कुछ है, एक बरस्ती करके जगह है। बरस्ती बीच क्लब है, आप फुल डे आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे आपको शीशा मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा माहौल मिलेगा, इंडियंस भी मिलेंगे, फॉरेनर्स भी मिलेंगे और सब कुछ बीच वाला माहौल होगा, समझ रहे हो, मतलब आप कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में ज़ीरो ग्रेविटी करके एक बहुत अच्छी प्लेस है जो बरस्ती के पास ही है, JBR में, वो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में 5 पाम हो गया, फिर अभी रॉयल एटलांटिस ओपन हुआ है, एटलांटिस होटल है, फिर बुडियोर करके क्लब है और बहुत सारे क्लब्स है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो सिलावी करके एक लोकेशन है जो कपल्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सिलावी करके वो रूफटॉप है, वहाँ पे इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, 2 बिल्डिंग खड़ी है, उसका नाम है एड्रेस स्काई व्यू, उस पर शिप बनी हुई है और शिप के ऊपर वो इन्फिनिटी पूल है और वहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू आता है, इतना अमेजिंग है। और वहाँ पे जाके मैंने भी मेरी वाइफ को डेट पे वहाँ पे लेके गया था, एनिवर्सरी थी तब, तो ऑब्वियसली वो मेरा तो नहीं था प्लान, वो वाइफ ही प्लान करके लेके गई थी। तो जब वहाँ जाते हो ना आप, शाम में जाओ, मज़ा आ जाएगा, फुल माहौल बना होता है, तगड़ा फुल। और उस बिल्डिंग में भी मैंने अपार्टमेंट बेचा है और वो बेचा था मेरे कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी जॉब चली गई थी क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। और जॉब छोड़ के मैंने प्रीमियम सेगमेंट में ज्वाइन किया था लग्जरी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए। पीक कोविड की बात कर रहा हूँ, जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ। और 1-1.5 महीने में मैंने वहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट बेचा था जो कि मतलब बहुत हाई क्लास का था। वो मैंने बेचा था लगभग 6-7 मिलियन का, अभी वो लगभग होगा 15 मिलियन के आसपास, 12-15 मिलियन का। ओके, 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो अब बिल्डिंग का नाम लो, मैंने बेचा हुआ है। अच्छा भाई, वहाँ पे ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस मिल जाते हैं? जैसे हमने सुना है बड़ दुबई एक ऐसा एरिया है, या फिर गोल्ड सूक के आसपास काफ़ी सारे इंडियंस मिल जाते हैं, थोड़ी होमली फील आती है। तो थोड़े ऐसे एरियाज़ बताओ जहाँ और ज़्यादा इंडियंस मिल जाते हैं और सस्ते में रहने का जुगाड़ हो सकता है, लोगों के लिए रहना कंपैरेटिवली चीपर है और अपने दिल्ली जैसा माहौल है। देखो, 2 चीज़ को आप देखो, सस्ते में मिल जाएगा, होमली फील आ रही है, ये आप इसको कवर कर रहे हो। अच्छा, सस्ते में मिल जाएगा आपको डेरा बर दुबई में, अच्छा, और पूरा फील आएगा इंडिया वाला, अच्छा, ठीक है। लेकिन देखो, वहाँ से आप निकलोगे बाहर, कहीं दूसरे एरिया में जाओगे, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। बर दुबई डेरा में 2 टाइप के लोग रह रहे हैं। एक वो लोग रह रहे जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस वहाँ हैं, तो वो मूव हो ही नहीं सकते क्योंकि बर दुबई डेरा में इतना ट्रैफिक होता है। आपको कहीं जाना है तो 1 घंटा लग जाएगा, अंदर ही अंदर आधा घंटा लग जाएगा, ये आलम है वहाँ पे। आप पैदल चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ है, मेट्रो से जाओ ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे वो लोग रह रहे जो बहुत अफोर्डेबिलिटी चाहते, खाना बहुत सस्ता मिल जाएगा, रहने को बहुत सस्ता मिल जाएगा, फिर शेयरिंग अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई बैचलर है तो शेयरिंग अपार्टमेंट में रह लेगा। ऐसे भी अपार्टमेंट्स है जहाँ पे 20-20 लोग रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में। हाँ, मैं खुद रहा हूँ भाई। अच्छा। जब मैं दुबई गया था तो मैं खुद 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था और उस अपार्टमेंट में मैंने काउंट किया था 22 लोग रहते थे। मतलब ये तो मुंबई वाला सीन हो गया। नहीं भाई, मुंबई में इतना नहीं होता। अच्छा, हाँ। मुंबई में 4-5 होते फिर भी एक अपार्टमेंट। हमारे उसमें और वॉशरूम थे 2 ही थे, 2 वॉशरूम थे और 22 लोग रहते थे हम। और उसमें डबल बेड वाला सिस्टम चलता था, बंकर बेड वाला। नीचे वाले का मेरे को अच्छे से याद है, नीचे वाले का 750 दिरहम था, ऊपर वाले का 650 था। तो 100 दिरहम बचाने के लिए
महीने के 100 दिरहम बचाने के लिए मैंने ऊपर वाला 650 वाला लिया था। बाप रे। वो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि मेरे को यहाँ से निकलना है, वो मेरा माइंडसेट था, तो मैं जल्दी से जल्दी निकल पाया और आज मतलब 5-6 प्रॉपर्टी बना के बैठा दुबई में, जिसमें ज़्यादातर विलास है, अपार्टमेंट 2 है। भाई वैसे क्या डिफरेंस है विला और अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वाइज, क्योंकि इंटरनेट पे पूरा यही चल रहा है कि दुबई में इन्वेस्ट कर लो। मतलब आप एक रियल पिक्चर बताओ, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम क्यों कर रही है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय इन दुबई। उसका रीज़न समझो, 5 साल पहले मैं देखता था मार्केट डाउन थी, अच्छे रेट पे आपको, जो रेट पे आपको आज अपार्टमेंट मिल रहे हैं 1 बेडरूम, उस टाइम पे उस रेट पे आपको टाउन हाउस मिलते थे। क्या होता है टाउन हाउस? बता दो, टाउन हाउस क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर होता है। इंडिया में उसको रो हाउस बोलते हैं। अच्छा। इंडिया में बोलते हैं रो हाउस। और विलास जो होते हैं वो चारों तरफ से ओपन होते हैं। टाउन हाउस जो होते हैं आजू बाजू से लगे हुए रहते हैं। अच्छा, जैसे इंडिपेंडेंट मकान होते हैं हमारे, उसे टाउन हाउस कहते हैं। तो ग्राउंड प्लस 1 का या ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर है या ग्राउंड प्लस 3 का भी स्ट्रक्चर आता है उसमें। वो देखो पता है होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टडी देखो दुबई मार्केट की आज की तारीख में 91% के आसपास आपके अपार्टमेंट्स है। अब मैं नहीं बोलूँगा, आप मेरे को बताओगे क्या लेना चाहिए, और ऑडियंस से भी पूछ लेना, कमेंट के अंदर बता देना क्या लेना चाहिए, ठीक है? तो अपार्टमेंट 91% है सप्लाई, 7% के आसपास टाउन हाउस है और 2% 1% के आसपास आपके विलास के सप्लाई है। अब विलास और मेंशंस जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। विलास की प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 10 करोड़ के ऊपर से कम बता रहा हूँ, 12 करोड़ 15 करोड़, ये कम से कम है, इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं भी पूरे दुबई में। और टाउन हाउस की जो स्टार्ट होती है वो लगभग आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास से, जो कि इजीली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है। और अपार्टमेंट्स आपके 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट 1.5 करोड़ के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब अपार्टमेंट्स की इतनी सप्लाई है, टाउन हाउस में आपको ज़मीन भी मिल रही है, और वो ज़मीन आपकी मतलब मालिकाना हक आपका ज़मीन पे है ना। करेक्ट। अपार्टमेंट में आपको पार्ट ऑफ लैंड मिलता है, वो कहाँ होगा आपका पार्ट वो नहीं पता, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने जितने लिए हैं ज़्यादातर टाउन हाउसेस लिए, 2 मैंने अपार्टमेंट लिए, बहुत अच्छे मिल रहे थे। अपार्टमेंट लेने का तरीका है मैं आपको बता दूँ। अपार्टमेंट अगर लेना है ना तो ऐसी जगह लो जो डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे जैसे सी फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, वाटर फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा, उसका रेंट बहुत अच्छा आएगा। या फिर मेट्रो आ रहा है जहाँ पे, या मेट्रो है, या कोई डेवलप्ड एरिया हो रहा है, जो हो चुका है उसमें प्राइस बढ़ चुका है, तो वहाँ नहीं लेना। तो अपार्टमेंट, और प्लस ऐसा अपार्टमेंट लो जिसमें पेमेंट प्लान लंबा मिल रहा है। अभी मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताऊंगा, अब इंडिया में रिटर्न्स कितना मानते हो रेंटल का? 4-5% कह सकते हैं। कितना? 4-5% तो ख्वाब हो गए। 2-3 होगा, 2 या मैक्स हो गया 3%, उसमें भी टैक्स लगेगा। दुबई में मेरा जो अपार्टमेंट में बता रहा हूँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे, 20% रेंट आ रहा है उसका, 20% रिटर्न। अच्छा जी। जी, कहने का मतलब समझो, दुबई में क्या मिल रहा है आपको? लंबे पेमेंट प्लान मिल रहे हैं। आपने अपार्टमेंट लिया, 60% देना है हैंडओवर तक के, 40% आपने देना है हैंडओवर के बाद 40 महीनों में। अच्छा। तो मैंने अपार्टमेंट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जो एक्चुअल चीज़ है वो बता रहा हूँ। 1 मिलियन दिरहम का मैंने 2-2.5 साल पहले अपार्टमेंट खरीदा, ठीक है? उसमें मैंने 60% पे किया, चाबी मिल गई मेरे को, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिला, डेन्यूब से लिया है मैंने, ठीक है? क्योंकि डेन्यूब बहुत अच्छा ब्रांड भी है, और रिजवान साजन सर जो है हमारे बहुत क्लोज है, और डेन्यूब में मेरी वाइफ ने 3-4 साल काम भी किया है, तो हमारे बहुत अच्छे टर्म्स, और हम डेन्यूब के अंदर वन ऑफ द टॉप सेलर भी है। तो एक तो ये चीज़ बता दूं मैं आपको, जो हम बेचते हैं वो हम खरीदते भी है। अच्छा। क्योंकि देखो अभी हम एजेंट है, आप मेरे को बोलेंगे भाई तुम तो यार कोई भी चीज़ चिपका के निकल जाओगे, नहीं भाई, ये मैंने खरीदा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ हम टॉप पे वहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो अब उसमें क्या, 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी थी, 6 लाख दिरहम जेब से गए, अब 4 लाख दिरहम 40 महीनों में देना है, प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड थी, रेंटल आ रहा है 1,23,000। अच्छा। 1,23,000 रेंट आ रहा है, महीने का EMI मेरा जा रहा है डेन्यूब को 10,000 दिरहम, इंटरेस्ट फ्री, वो रेंट आ रहा है वहीं से जा रहा है। अब 40 महीनों तक समझ लो मेरे पास कोई लेन देन का हिसाब ही नहीं है। और आज की तारीख में हैंडओवर होते से ही वो जो मैंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब 10 लाख दिरहम की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अभी मेरे को उसका ऑफर आ गया 18 लाख का। 6 लाख लगाए, 8 लाख तो अभी मेरा प्रॉफिट है। उसको मैं होल्ड करूंगा और पूरा 100% पेमेंट होगा, उसके बाद बेचूंगा, तो उसमें शायद 2 मिलियन तक बिक जाए।
या शायद और बढ़ जाए। रिटर्न देखो 6 लाख पे मेरे को 1,23,000 रिटर्न आ रहा है। अच्छा भाई, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही टैक्स फ्री है, पर कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर 8% वैट लगता है। वैट देखो क्या है, वैट 5% है, 8 नहीं है। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको वैट का रिबेट मिल जाता है, हर चीज़ पे वैट लगा। अरे यार कुछ तो कमाएगा, सरकार भी कहाँ से लाएगी? नहीं तो आप फैसिलिटीज़ चेक करो, हर चीज़ ऑनलाइन है। आप रोड में देखो, एक गड्ढा निकाल के बता दो मेरे को कहीं पे भी नहीं है। पूरे दुबई में, पूरे यूएई में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको।